वालेकुम स्टूडेंट्स। पॉलिनेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे बेटे आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे बेटे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो रिमेंबर द टॉपिक इज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। मगर पहले मुझे बोलिए एक चीज, ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हमने पॉलिनेशन से पहले पढ़ा कि पॉलिनेशन के बाद से पढ़ा? शाबाश सर, पॉलिनेशन के बाद से पढ़ा। मतलब ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में आएगा कि पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में? शाबाश मेरे बेटे, हाँ वेरी गुड सर, ये आएगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो हमने पॉलिनेशन के बाद से पढ़ा। पॉलिनेशन के पहले से तो हमने नहीं पढ़ा ना, अब पढ़ने जा रहे हैं और पॉलिनेशन हमने लास्ट टाइम खत्म किया। दैट मींस ये वाला टॉपिक ये एक ऐसा डेवलपमेंटल फेज है जो पॉलिनेशन के बाद से आता है। तो इसके बारे में याद रखना पहले एक बात, इट्स अ पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, इट्स अ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े, पॉलिनेशन को छोड़ के जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े, पॉलिनेशन रेफरेंस है। पॉलिनेशन आप रेफरेंस मानिए। पॉलिनेशन से पहले हमने पढ़ा मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, एंथर वॉल कंपोजिशन, वो सारे टॉपिक्स आएंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ना, एम्ब्रियो बनाना, जाइगोट बनाना या इसी तरह फ्रूट बनाना, सीड बनाना, वो आएंगे किसमें? पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में। तो ख्याल रखना मेरे बेटे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? सर इट इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। शाबाश। अब सबसे पहले इसको बेटा डिफाइन करेंगे, आप ख्याल रखना। ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल and this is ovary containing ovules। और ओव्यूल के अंदर मेरे बेटे आपको पता है there is presence of embryo sac। इतना तो अभी तक हमने पढ़ा। this is carpel, this is structure of a typical carpel, this is stigma, this is style, this is ovary containing ovule and ovule के अंदर मैंने दिखाया embryo sac। अब कहते हैं मेरे बेटे एंजियोस्पर्म्स में, आप एक बात तो जानते हो मेरे बेटे, एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन होता है या तो 2 सेल स्टेज में या तो 3 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में होगा इन केस ऑफ 60% एंजियोस्पर्म्स, 3 सेल स्टेज में होगा इन केस ऑफ 40% एंजियोस्पर्म्स। मगर पॉलिनेशन के बाद जब यहां पोलन ग्रेन पड़ा, चाहे 2 सेल स्टेज हो चाहे 3 सेल स्टेज हो, कहते हैं पॉलिनेशन से स्टार्ट करो। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरना, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं पॉलिनेशन होना। पॉलिनेशन के बाद से तमाम वो इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिनेशन, फिर पॉलिनेशन के बाद ये स्टिग्मेटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा, अंदर स्वेलिंग होगी, पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब नीचे नीचे आएगा। पोलन ट्यूब का एंटर करना एम्ब्रियो सैक में, from pollination up to the entry of pollen tube into the embryo sac, ये तमाम इवेंट्स ये कहलाते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो मेरे बेटे मुझे बोलो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे आप डिफाइन करोगे? इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सर पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पढ़ना, इसके बाद से जब आप स्टार्ट करोगे और वो तमाम इवेंट्स देखोगे कहां तक, जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है। ओव्यूल के अंदर नहीं, ओव्यूल के अंदर ही एंटर करेगा मगर बाद में अल्टीमेटली एंट्री करता है किसमें? एम्ब्रियो सैक में। ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम स्टेज जो है, इनको हम एक साथ नाम देते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। नाउ टेल मी, डिफाइन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या मैं कहूंगा ऑल द इवेंट्स कहां से? फ्रॉम पॉलिनेशन या डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा अप टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, they constitute what? Pollen pistil interaction। तो इसमें हम एक लाइन लिखेंगे, all the events, इसकी डेफिनेशन है, आप मेरे साथ नोट करेंगे। शाबाश। all the events from कहां से? pollination। शाबाश। all the events from pollination or deposition of pollen grains, deposition of pollen grains किस पे मेरी बेटी? On stigma, all the events from pollination या deposition of pollen grains on stigma up to the entry of, कहां तक? शाबाश। up to the entry of
to the entry of pollen tube into the embryo sac. Up to the entry of pollen tube into the embryo sac constitutes pollen pistil interaction. Constitutes pollen pistil interaction. शाबाश, होगी इसकी डेफिनेशन। तो कहने का मतलब है पॉलिनेशन के बाद से पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक में एंटर करना, ये तमाम चीजें जो है यही कहलाता है क्या मेरे बेटे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और इसमें आपने लिखा पहला पॉइंट यही, पहले डिफाइन करेंगे, तो आप इसको कॉपी पे नोट मेकिंग में आप लिखेंगे पहला पॉइंट यही, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलिनेशन या डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, वो आप जानते हो आइदर एट 2 सेल स्टेज और एट 3 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज इन 60% एंजियोस्पर्म्स, 3 सेल स्टेज इन 40% एंजियोस्पर्म्स। फिर up to the entry of pollen tube into the embryo sac constitutes pollen pistil interaction। फिर दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, इट्स अ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ये पॉलिनेशन के बाद से आता है, इट्स अ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। चलिए मेरे बेटे अब इसमें देखेंगे, अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी जो बाद में हम वो पॉइंट वाइज इसमें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मेरे बेटे ख्याल रखना, ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा। ये होगा यहां पे ओवरी, ओवरी के अंदर ये मान लीजिए ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये मान लीजिए एम्ब्रियो सैक। बस आपको ये अच्छे से समझ आए तो इसलिए यहां पे हम एम्ब्रियो सैक का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी कंटेनिंग ओव्यूल, दिस आउटर पार्ट जो है ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपने देखा एम्ब्रियो सैक। अब लेबल करने की जरूरत नहीं, आप ये सारी चीजें जानते हो, शाबाश। ये फिर से यहाँ पे मैंने एक और कार्पल लिया, उसका स्टिग्मा है, स्टाइल है, स्टाइल के बाद से ओवरी है, ओवरी के बाद से ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर फिर से मेरे बेटे मैंने बनाया क्या, एम्ब्रियो सैक। शाबाश, वेरी गुड, ये है एम्ब्रियो सैक। अब देखिए मेरे बेटे मैंने दो क्यों बनाए, दो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये वाला होगा 60% एंजियोस्पर्म्स का, ये मेरे बेटे इस पे पोलन ग्रेन पड़ा, मगर ये पड़ा एट 2 सेल स्टेज, ये इसका बाहर से एक्सीन है, और कहां जहां जहां एक्सीन एब्सेंट होगा, जैसे यहां एब्सेंट है, यहां एब्सेंट है, यहां एब्सेंट है, इन रीजन्स को हम नाम देते हैं जर्म पोर्स। ये जो बड़ी सी सेल मैंने अंदर बनाई, दिस इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के अंदर आपको छोटी सी सेल मिलेगी, दैट इज जनरेटिव सेल, इट्स अ 2 सेल पोलन ग्रेन। यहां पे क्या है, यहां पे आपको पता है, यहां पे सिचुएशन ऐसी होगी, ये होगा वो 3 सेल वाला केस, इसमें ये एक्सीन है, जहां जहां मेरे बेटे एक्सीन एब्सेंट है उन रीजन्स को हम नाम देते हैं जर्म पोर्स, आपने पढ़ा है सारा। और ये हो गया इसका वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के अलावा इसमें जनरेटिव सेल नहीं होगी मेरे बेटे, जनरेटिव सेल के बदले होंगे 2 मिलीमीटर। ये यहां सिचुएशन, दिस इज इन केस ऑफ 60% एंजियोस्पर्म्स जहां पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है, दिस इज इन केस ऑफ 40% एंजियोस्पर्म्स मेरे बेटे जहां पॉलिनेशन होगा एट 3 सेल स्टेज। अब यहां स्टिग्मा लीजिए, इस स्टिग्मा का जो मेरे बेटे आउटर मोस्ट पार्ट है, इट इज प्रोटीनेशियस। यहां पे आउटर मोस्ट पार्ट पे आपको एक प्रोटीनेशियस कवरिंग मिलेगी, इसके स्टिग्मा पे भी, इसके स्टिग्मा पे भी, और मेरे बेटे उस प्रोटीनेशियस कवर को हम नाम देते हैं पेलिकल। पेलिकल क्या होता है, शाबाश, स्टिग्मा का जो आउटर मोस्ट प्रोटीनेशियस कवर होगा, दैट प्रोटीनेशियस कवर इज नोन एज पेलिकल। ये 60% एंजियोस्पर्म्स में भी होगा, और मेरे बेटे ये 40% एंजियोस्पर्म्स में भी होगा। सो कैन आई से आउटर मोस्ट प्रोटीनेशियस लेयर ऑन स्टिग्मा इज नोन एज पेलिकल। शाबाश। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पहले आपने लिखा था इसमें ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलिनेशन या डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा अप टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक कॉन्स्टिट्यूट्स पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। फिर आपने लिखा इट्स अ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब इसमें हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, शाबाश, यू नोट इट डाउन। स्टिग्मा possesses an outer proteinaceous layer. शाबाश, स्टिग्मा possesses an outer proteinaceous layer known as pellicle. Pellicle. Stigma possesses an outer proteinaceous layer known as pellicle. Pellicle. Stigma possesses an outer proteinaceous layer known as pellicle. शाबाश। मैंने आपको बेटा इससे पहले एक बार बोला था, जो ये पोलन ग्रेन होगा, जो इसका मेरे बेटे एक्सीन होता है,
चाहे 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन हो, चाहे 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन हो। मैंने आपको बोला था एक बार, इसके आउटर मोस्ट लेयर पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन्स आते कहां से हैं? मैंने ये टॉपिक आपको बोला था जब हम रोल ऑफ टैप्टम पढ़ रहे थे। मैंने उस टाइम लिखाया था टैप्टम का एक रोल ये भी होता है, वो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनाता है जो आपको इस पोलन ग्रेन के एक्सीन पे मिलेंगे, चाहे ये 2 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन हो, चाहे ये 3 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन हो। मतलब कहने का ये है, इस पोलन ग्रेन के एक्सीन पे प्रोटीन्स हैं, इस पोलन ग्रेन के एक्सीन पे भी प्रोटीन्स हैं। ये स्टिग्मा भी प्रोटीन्स का बना, ये स्टिग्मा भी प्रोटीन्स का बना। अब मेरे बेटे इस केस में भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्ट करेगा, यहां भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्ट करेगा। प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन कैसे होगी, जरा मुझे समझाओ कैसे प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन है। प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसका पेलिकल भी बना प्रोटीन का, और जो ये पोलन ग्रेन है इसके एक्सिन में भी प्रोटीन्स हैं, और अब यहां पे प्रोटीन प्रोटीन आपस में इंटरैक्ट करेंगे। और मेरे बेटे जब प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये एप्पल का स्टिग्मा हुआ और यहां से पोलन ग्रेन भी एप्पल का आया, तो मेरे बेटे ये पोलन ग्रेन कंपैटिबल होगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन पॉजिटिव होगा। अगर ये पोलन ग्रेन एप्पल का हुआ, सॉरी ये कार्पल एप्पल का हुआ, मगर यहां से पोलन ग्रेन मैंगो का आया, तो यहां पे पोलन जो है यहां पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन अगर पॉजिटिव हुई तब जाके पोलन ग्रेन क्या करता है, पॉजिटिव इंटरैक्शन के बाद इस पे इस स्टिग्मा पे स्टिग्मैटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है मेरे बेटे? शाबाश, स्टिग्मैटिक फ्लूइड। सर हमें समझाइए स्टिग्मैटिक फ्लूइड क्या होता है। ये होगा वाटर प्लस शुगर्स। जो ये पेलिकल होगा, जो ये स्टिग्मा का प्रोटीनेशियस कवर है, इस पे आपको स्टिग्मैटिक फ्लूइड मिलेगा। स्टिग्मैटिक फ्लूइड होगा क्या? इट इज वाटर एंड शुगर्स। जो वाटर प्लस शुगर है इसी को हम नाम देते हैं स्टिग्मैटिक फ्लूइड। क्या नाम देते हैं बेटे? स्टिग्मैटिक फ्लूइड। अब अगर ऐसा केस हुआ, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन पॉजिटिव आया, इस कार्पल को लगा कि नहीं ये मेरी ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन है, तो ये कंपैटिबल पोलन ग्रेन हुआ। तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन मींस पॉजिटिव प्रोटीन इंटरैक्शन, और पॉजिटिव प्रोटीन इंटरैक्शन के बाद जो ये स्टिग्मैटिक फ्लूइड है ये इस जर्म पोर के थ्रू सारा चला जाएगा इसी पोलन ग्रेन में। अगर यहां भी पॉजिटिव प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन पॉजिटिव हुआ, अगर इसको लगा कि नहीं ये मेरी ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन है, अगर ये किसी और स्पीशीज का पोलन ग्रेन होगा, तेलिका इसने ये स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब किए, एब्जॉर्ब करके तेलिका इसने जर्मिनेट किए। अगर इसको जर्मिनेट होना है, जर्मिनेशन के लिए पहले जरूरी है प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। जब ये लगा इसको कि भाई ये कंपैटिबल पोलन है, ये मेरी ही स्पीशीज का पोलन है, तब ये जर्म पोर के थ्रू स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा, यहां भी, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस पोलन ग्रेन के अंदर जमा हो रहा है, और एब्जॉर्ब हो रहा है, अंदर से ये स्टिग्मैटिक फ्लूइड जमा हो रहा है। मगर अगर ये किसी और स्पीशीज का पोलन ग्रेन निकला मेरे बेटे, तब ये एब्जॉर्ब स्टिग्मैटिक फ्लूइड नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपैटिबल पोलन नहीं है। Once the pollen grain is compatible, once the protein-protein interaction is positive, ये स्टिग्मैटिक फ्लूइड ये भी एब्जॉर्ब करेगा, और इस वाले टाइप पोलन ग्रेन में भी यही एब्जॉर्प्शन होगा। और मेरे बेटे जब स्टिग्मैटिक फ्लूइड इस पोलन ग्रेन के अंदर जमा हो रहा है, अब जाहिर सी बात है ये है अंदर ये फॉर एग्जांपल दिस इज पोलन ग्रेन, ये इसका मेरे बेटे एक्सीन है, और कुछ रीजन्स हैं जहां एक्सीन एब्सेंट है जिनको हम नाम देते हैं जर्म पोर्स। अब मेरे बेटे जर्म पोर के थ्रू ये अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है स्टिग्मैटिक फ्लूइड, और एब्जॉर्ब किया, बहुत सारा स्टिग्मैटिक फ्लूइड जब अंदर जमा होगा तो ये इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में या इसके वॉल्स पे ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ, बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट होने के बाद जो ये वेजिटेटिव सेल है अंदर से ये छोटी सी ओपनिंग के थ्रू बाहर आएगी। जब ये बाहर आएगी, ये इन द फॉर्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा, और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पोलन ट्यूब। सर बेटे मुझे बोलो पोलन ट्यूब अब कैसे बनता है? सर जैसे ही पॉजिटिव प्रोटीन इंटरैक्शन के बाद ये पोलन ग्रेन चाहे 2 सेल स्टेज वाला हो चाहे 3 सेल स्टेज वाला हो, जब ये मेरे बेटे स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्सॉर्ब करता है,
एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेल हो गया, और एब्जॉर्ब किया और स्वेल हुआ, और एब्जॉर्ब किया और स्वेल हुआ। स्वेलिंग करने के बाद अल्टीमेटली ये अंदर प्रेशर एक्सर्ट करता है, और प्रेशर एक्सर्ट किस पे करता है? ये वेजिटेटिव सेल के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और जब प्रेशर एक्सर्ट हुआ, अब पीछे से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, आगे से छोटी सी ओपनिंग है, तो प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से इसी छोटी सी ओपनिंग के थ्रू बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यहां भी बना, पोलन ट्यूब यहां भी बना। अब ट्यूब जैसा ही क्यों बनता है? ट्यूब जैसा इसलिए बनता है क्योंकि ओपनिंग छोटी सी है। इस छोटी सी ओपनिंग के थ्रू आपको बड़ी सी बॉल को पास करना है। ये एज बॉल तो पास नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ये यहां पे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बाहर आएगा, जिसको हम नाम देते हैं पोलन ट्यूब। अब जब मेरे बेटे पोलन ट्यूब बना, सबसे पहले क्या होता है? ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और तमाम इंपॉर्टेंट मटेरियल्स इसके टिप में चले जाते हैं अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस। यहां पे भी सेम स्टोरी। पोलन ट्यूब बनने के बाद वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और इसके तमाम फूड, प्रोटीन या जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो इस पोलन ट्यूब के टिप तक जाते हैं। इसके बाद से यहां है ना जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल मूव करना स्टार्ट करती है। जैसे ही जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर पहुंचती है, ये पोलन ट्यूब अभी स्टिग्मा में ही है, तो इमीडिएटली आप देखोगे ये जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट होती है। मगर मेरे बेटे यहां जनरेटिव सेल तो नहीं है ना, यहां कोई जनरेटिव सेल नहीं है, यहां डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे 2 मेल गैमेट्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अदरवाइज अगर आप देखेंगे पोलन ट्यूब बनता है एक ही तरीके से, इसमें भी, मगर डिफरेंस कहां पे है? इसमें भी पहले ट्यूब वेजिटेटिव सेल का ये न्यूक्लियस जाएगा, इसमें भी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जाएगा। यहां पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस का एक ही काम है, मगर डिफरेंस कहां पे है? यहां जनरेटिव सेल है, वही माइग्रेट अंदर करता है, यहां जनरेटिव सेल नहीं है। यहां जनरेटिव सेल पहले ही मेल गैमेट्स में कन्वर्ट होता है, इसलिए यहां ट्रांसफर होंगे क्या? 2 मेल गैमेट्स। अब उसके बाद आपको ये भी पता है दिस टिप ऑफ पोलन ट्यूब इज नोन एज कैप ब्लॉक। मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में एक बार बोला है, कैप ब्लॉक जो है इट कंटेन्स ऑल द डेंजरस एंजाइम्स, क्यूटिनेसिस, सेल्यूलोसिस, पैक्टिनेसिस। और ये क्या करता है? इस स्टाइल के थ्रू इस स्टिग्मा को काटना है, स्टाइल को काटना है, और काटने के बाद इसको रास्ता बनाना है अपने लिए ताकि आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बोरान कैल्शियम के पीछे 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 वो बोरान कैल्शियम की सिनर्जी रिलीज कर रही होती है। अब उस केमिकल्स के पीछे पीछे पोलन ट्यूब को आगे बढ़ना है और अपने लिए इसको रास्ता बनाना है। वो रास्ता बनाता है कौन मेरे बेटे? यही कैप ब्लॉक, बिकॉज इट कंटेन्स दोस डिफरेंट एंजाइम्स, डेंजरस एंजाइम्स, मॉलिक्यूलर वेपन्स, जिसमें सेल्यूलोसिस आएंगे, पैक्टिनेस आएंगे, क्यूटिनेस आएंगे, और यही इसको हेल्प करता है किसमें? अपने लिए रास्ता बनाने में। और याद रखना मेरे बेटे, ये पोलन ट्यूब इस स्टिग्मा को कैसे काटेगा, स्टाइल को कैसे काटेगा, आगे आगे कैसे बढ़ेगा, बोरान कैल्शियम के पीछे पीछे ये काटता है। किसकी वजह से? ये रास्ता बनाता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस कैप ब्लॉक व्हिच possesses all those dangerous enzymes like cellulosis, पैक्टिनेसिस एंड क्यूटिनेसिस। मगर अब एक चीज का ख्याल रखना मेरे बेटे, अगर हम डाइकॉट्स की बात करेंगे, डाइकॉट्स में मेरे बेटे जो ये स्टाइल होता है, इसमें सेल्स होते हैं ऐसे टाइटली पैक्ड। जब इसमें सेल्स टाइटली पैक्ड हैं तो इसमें पोलन ट्यूब को चलने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए ये सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में से चला जाता है। तो इनके साथ डाइकॉट्स सिंस स्टाइल इज सॉलिड मीन्स इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, तो इसमें कैप ब्लॉक का कुछ ज्यादा ही काम है और ये अपने लिए रास्ता बनाता है बिटवीन दीज इंटरसेलुलर स्पेसेस और आगे आगे बढ़ता है। बट इनके साथ मोनोकॉट्स, अगर आप मोनोकॉट्स की बात करेंगे मेरे बेटे, ये स्टाइल अंदर से हॉलो होता है, इसमें ज्यादा सेल्स नहीं होंगे, तो इनके साथ मोनोकॉट्स पोलन ट्यूब को इसके थ्रू जाने में बड़ी आसानी होती है। इनके साथ डाइकॉट्स कैप ब्लॉक का काम ज्यादा है, स्टाइल सॉलिड है, तो अंदर जाने के लिए इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये अपने लिए इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू रास्ता बनाता है। एंड इनके साथ मोनोकॉट्स सिंस स्टाइल इज हॉलो, यहां पोलन ट्यूब को चलने में आसानी होगी।
होगी और देयर इज एन एंजियोस्पर्मिक फैमिली नोन एज फैबेसी। अगर आप फैबेसी की बात करोगे मेरे बेटे, इसमें ये स्टाइल होता है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मींस इसके एंड पे सेल्स हैं, इसके एंड पे सेल्स हैं बहुत सारी, मगर बीच में थोड़ी बहुत स्पेस है और उसी स्पेस के थ्रू पोलन ट्यूब चलता है बड़ी आसानी से। तो क्या मैं कह सकता हूं फैबेसी और मोनोकॉट्स में पोलन ट्यूब को चलने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है, ये आराम से चलता है, कैप ब्लॉक का उतना ज्यादा रोल भी नहीं होता है। बट इनके साथ डाइकॉट्स सिंस स्टाइल इज सॉलिड, यहां पे इसको बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू अपने लिए क्या बेटा रास्ता बनाता है। और रास्ता बनाते बनाते कैल्शियम बोरॉन ट्राइफिन्स के पीछे 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 आएगा और पीछे पीछे आने के बाद अब यहां आगे इसको एंटर करना है पहले ओव्यूल में और ओव्यूल के बाद अंदर जाके इसको एंट्री करनी है किसमें, एम्ब्रियो सेल में। मगर ये तो मैंने दो इसलिए बनाए थे क्योंकि मुझे आपको समझाना था ये यहां पे जनरेटिव सेल डायरेक्ट ट्रांसफर करता है, वो अंदर दो मेल गेमेट्स में कन्वर्ट होगा। यहां कोई जनरेटिव सेल नहीं होती है, यहां डायरेक्ट ट्रांसफर करती है क्या, मेल गेमेट्स जो पहले ही बने होते हैं। अब देखिए बेटे ख्याल रखना, इतना सब बोलने के बाद अब इसमें आखिरी दो पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अब दोनों केसेस में ये मान लीजिए मेरे बेटे ओव्यूल है, ध्यान रखना बराबर, ये ओव्यूल है। दीज आर द टू इंटीग्मेंट्स, ये माइक्रोपाइल है, ये क्लाजा है, अंदर जाके एम्ब्रियो सैक है, ये दो सिनर्जिड्स हैं, ये एग हैं, ये तीन एंटीपोडल्स और ये दो पोलर यूनिट हैं। अब मेरे बेटे जब यहां तक ये पोलन ट्यूब आया, चाहे 60% एंजियोस्पर्म्स में आए चाहे 40% एंजियोस्पर्म्स में आए, वो तो मैंने आपको उनमें डिफरेंस समझाया। अब ये पोलन ट्यूब आया इस ओव्यूल की ओर, जैसे पोलन ट्यूब मेरे बेटे ओव्यूल की ओर आया, अब इसके पास तीन ऑप्शंस हैं, या ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में जाएगा थ्रू माइक्रोपाइल, ओव्यूल में जाएगा कि क्या, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू, एम्ब्रियो सैक में नहीं, मैंने वर्ड एम्ब्रियो सैक यूज नहीं किया। यहां तक पोलन ट्यूब आने के बाद या पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करेगा थ्रू माइक्रोपाइल, द कंडीशन इज नोन एज पोरोगेमी। सर बेटे मुझे बोलो पोरोगेमी अब क्या होता है, शाबाश, व्हाट डू यू मीन बाय पोरोगेमी? Sir, entry of pollen tube into the ovule, not into the embryo sac, into the ovule through micropyle. The condition is known as porogamy. या दूसरी कंडीशन क्या है, पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगा और ओव्यूल में एंट्री करेगा या तो इंटीग्मेंट के थ्रू या तो फ्यूनिकल के थ्रू। अब चाहे फ्यूनिकल के थ्रू करे, इंटीग्मेंट के थ्रू करे, उसको हम नाम देते हैं मीजोगेमी। द कंडीशन इज नोन एज मीजोगेमी। जरा बेटे मुझे बोलो मीजोगेमी अब क्या होता है? सर, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, नॉट एम्ब्रियो सैक, थ्रू इंटीग्मेंट्स। द कंडीशन इज नोन एज मीजोगेमी। अब एक और केस है जब ये क्लाजा के थ्रू एंटर करेगा इस ओव्यूल में, और जब ये क्लाजा के थ्रू एंट्री करता है ना किसमें, इस ओव्यूल में, द कंडीशन इज नोन एज क्लाजोगेमी। द कंडीशन इज नोन एज क्लाजोगेमी। टेल मी मेरे बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय पोरोगेमी, व्हाट डू यू मीन बाय मीजोगेमी, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाजोगेमी? सर, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, पोरोगेमी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू इंटीग्मेंट्स, मीजोगेमी। एंट्री ऑफ ओव्यूल इनटू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू क्लाजा, इट इज क्लाजोगेमी। चाहे ये वाला रास्ता फॉलो हो, चाहे ये वाला रास्ता फॉलो हो, चाहे ये वाला रास्ता फॉलो हो, तीनों रास्ते फॉलो कर सकता है। मगर जब बात आएगी एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने की, एम्ब्रियो सैक में एंट्री इस साइड से नहीं होगा, इस साइड से नहीं होगा। चाहे ये वाला रास्ता फॉलो करे, चाहे ये वाला रास्ता फॉलो करे, चाहे ये वाला रास्ता फॉलो करे, मगर जब इसको एम्ब्रियो सैक में घुसना होगा, एम्ब्रियो सैक में घुसने के लिए एक ही रास्ता है, और वो कौन सा रास्ता है? जिस साइड से एग एपैरेटस प्रेजेंट होगा। तो मतलब पोरोगेमी, मीजोगेमी, क्लाजोगेमी, तीनों में से कोई भी रास्ता ही फॉलो कर सकता है। मगर तीनों रास्ते फॉलो करने के बाद जब इसको मेरे बेटे एम्ब्रियो सैक में एंट्री करनी होती है, एम्ब्रियो सैक में एंट्री करता है उसी साइड से जिस साइड से प्रेजेंट होता है एग एपैरेटस, दैट इज प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स टुवर्ड्स माइक्रोपाइल साइड।
तो मुझे बोलो, अब यही तक हमारा टॉपिक तो खत्म हुआ, क्योंकि हम तो यही पे एंड करना है ना इसको। मैंने आपको पहले ही बोला, फ्रॉम पॉलिनेशन अप टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेल, ऑल दोस इवेंट्स कांस्टिट्यूट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बस मुझे इतना बोलो, पोलोगेमी क्या होता है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। व्हाट डू यू मीन बाय मेसोगेमी? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू इंटीग्मेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाजोगेमी? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू क्लाजा। बट जब तीनों रास्तों में से कोई भी फॉलो करके जब इसको अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक में एंटर करना होता है, एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए 2-3 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, वो वाला रास्ता जिस साइड से एग एपरेट्स हैं। और आपको पता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एग एपरेट्स इज प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर साइड। तो एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए इसको एक ही फॉलो करना है, कौन सा पाथवे? जिस साइड से एग एपरेट्स होगा। और जैसे इसने एंट्री की, अब आगे अंदर जाके क्या होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये वाला टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, इट विल स्टार्ट विद पॉलिनेशन एंड इट विल एंड विद द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। शाबाश। अब एक और चीज इसमें मैं बताना आपको भूल गया, अगर स्टिग्मा पे मेरे बेटे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गिर भी जाएंगे, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स अगर गिर जाएंगे, अगर विंड ने इनको लाया, वाटर ने इनको लाया, इंसेक्ट ने इनको लाया, बटरफ्लाई ने इनको लाया, हनी बीज ने इनको लाया, बहुत सारे पोलन्स में पोलन ट्यूब बनाता है हमेशा एक ही, जर्मिनेट होता है एक ही। द कंडीशन इज नोन एज मोनोसाइफोनस कंडीशन। What do you mean by monocyphonous condition? So out of the number of pollen grains जो pollination के बाद स्टिग्मा पे पड़े, पोलन ट्यूब खाली एक ही बनाएगा, द कंडीशन इज नोन एज मोनोसाइफोनस कंडीशन। बट बेटे अगर आप बात करोगे किसकी, there are two exceptions, ये होता है monocyphonous condition, but there are certain exceptions। अगर आप मालवेसी की बात करोगे, अगर आप कुकुरबिटेसी की बात करोगे, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक से ज्यादा पोलन ट्यूब्स जनरेट होते हैं। जब एक से ज्यादा पोलन ट्यूब्स जनरेट होंगे, द कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइफोनस कंडीशन। सो बेटे मुझे बोलो, मोनोसाइफोनस कंडीशन क्या होता है, पॉलीसाइफोनस कंडीशन क्या होता है? आउट ऑफ नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पे प्रेजेंट है, बस एक जनरेट होकर पोलन ट्यूब बनाएगा, condition is known as monocyphonous condition, but in case of cucurbitaceae, in case of malvaceae, ये दो exceptions हैं। यहाँ एक से ज्यादा पोलन्स जर्मिनेट होते हैं, हालांकि वो अलग बात है, बाद में एम्ब्रियो सैक में एक ही जाता है, मैक्सिमम केस में एक ही जाएगा, बट एक से ज्यादा पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होंगे मेरे बेटे, द कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइफोनस कंडीशन। तो ये तमाम चीजें जो मैंने अभी तक आपको बोली, ऑल दीज इवेंट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब मेरे बेटे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें नोट कीजिए, पहला आपने इसमें डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन के बाद आपने दूसरा पॉइंट लिखा, इट्स अ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट आपने इसमें लिखा, प्रोटीनेशियस कवरिंग या स्टिग्मा पोजेशन आउटर प्रोटीनेशियस कवरिंग नोन एज पेलिकल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम, आप मेरे साथ नोट कीजिए, आफ्टर द रिकॉग्निशन, after the shabash next point, recognition of compatible pollens, जो मैंने आपको पहले ही बोला, compatible pollens। compatible pollens क्या है? compatible pollen किसको हम बोलते हैं? एप्पल का कार्पल या एप्पल का स्टिग्मा एप्पल वाले पोलन को ही compatible मानता है, मैंगो का स्टिग्मा मैंगो वाले पोलन को ही compatible मानता है। तो वही मतलब हुआ compatible pollens का। after the recognition of compatible pollens, शाबाश। कैसे कंपेटिबल पोलन्स रिकॉग्नाइज करता है? बाय एन इंटरेक्शन, बाय एन इंटरेक्शन। जरा मुझे बोलो किस किस के बीच में इंटरेक्शन होती है? मैंने अभी कहा ना आपको, प्रोटीन्स ऑफ पेलिकल एंड प्रोटीन्स ऑन पोलन ग्रेन्स बाय इंटरेक्शन बिटवीन पेलिकल एंड शाबाश, पेलिकल एंड प्रोटीन्स ऑन पोलन ग्रेन्स, शाबाश, प्रोटीन्स ऑन पोलन ग्रेन्स। और जब ये कॉम्पिटेबल हुआ, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन पॉजिटिव आया, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टिग्मेटिक फ्लूइड। उसके बाद से देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ, शाबाश मेरे बेटे, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टिग्मेटिक फ्लूइड, स्टिग्मेटिक फ्लूइड, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टिग्मेटिक फ्लूइड। और स्टिग्मेटिक फ्लूइड क्या होता है? ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस शुगर्स। मैंने आपको बोला मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर्स,
देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टिग्मेटिक फ्लूइड, ब्रैकेट में मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस शुगर्स। थ्रू किसके थ्रू ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये थ्रू आगे की किसके थ्रू अंदर आएगा, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, किसी एक जर्म पोर के थ्रू ये स्टिग्मेटिक फ्लूइड के अंदर आएगा। तो फोर्थ पॉइंट आपने क्या लिखा बेटे, आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटिबल पोलन्स बाय एन इंटरेक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में शवाई, बिटवीन पेलिकल एंड प्रोटीन्स ऑन पोलन ग्रेन्स। ये प्रोटीन्स कहां से आते हैं, इस पे टैपेटम से। देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टिग्मेटिक फ्लूइड, वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर्स, किसके थ्रू, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, शाबाश, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। सब मुझे बोले इसके बाद अब क्या लिखेंगे, जैसे अब स्टिग्मेटिक फ्लूइड अंदर गया, वो सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, अंदर जाके वो स्वेल होगा, स्वेल होने के बाद ये वेजिटेटिव सेल जो है उसका वॉल प्रेशर एक्सर्ट, ये स्टिग्मेटिक फ्लूइड इस ट्यूब सेल के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो एक जर्म पोर के थ्रू बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पोलन ट्यूब। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टिग्मेटिक फ्लूइड, नेक्स्ट पॉइंट, after the absorption of shabash, after the absorption of stigmatic fluid, after the absorption of stigmatic fluid, after the absorption of stigmatic fluid, volume of cytoplasm increases, volume of cytoplasm increases, चाहे वो 2 सेल स्टेज वाला हो चाहे 3 सेल स्टेज वाला, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस एंड पोलन ग्रेन स्वेल्स अप, एंड पोलन ग्रेन स्वेल्स अप, शाबाश, पोलन ग्रेन स्वेल्स अप, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब अंदर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो, जब ये अंदर से जब ये स्वोलन साइटोप्लाज्म उस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम लिक्विड। क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड, शाबाश, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड क्या करेगा, presses the cytoplasm, ये साइटोप्लाज्म को प्रेस करेगा, presses the cytoplasm, hydrostatic pressure developed inside presses the cytoplasm against the wall, against the wall। जब वॉल के अगेंस्ट ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर साइटोप्लाज्म को स्ट्राइक कराता है, प्रेस कराता है, intine comes out against the wall and the intine comes out as pollen tube through shabash one of the germ pores। जो एक कोई भी एक जर्म पोर है उसके थ्रू ये इंटीन या इंटीन ऑफ दिस वेजिटेटिव सेल जो है दैट कम्स आउट एज पोलन ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटे क्या, पोलन ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो मैंने अभी आपको बोला, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, या नोट करिए ये पॉइंट, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स only one pollen tube develops, only one pollen tube develops, that is monocyphonous condition। क्या लिखा मेरे बेटे आपने, in majority of angiosperms only one pollen tube develops, that is monocyphonous condition, that's monocyphonous condition। क्या लिखा, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट आपने, in majority of angiosperms only one pollen tube develops, that's monocyphonous condition। next point, but more than one pollen tube develops in Malvaceae, but more than one pollen tube develops in Malvaceae and Cucurbitaceae। More than one pollen tube, but more than one pollen tube develops in Malvaceae and Cucurbitaceae, that is polycyphonous condition, polycyphonous condition। More than one pollen tube develops in Malvaceae and Cucurbitaceae, that's polycyphonous condition, shabash, that's polycyphonous condition। next point आप नोट करिए बेटा,
when pollen tube comes down, when pollen tube comes down, शाबाश, अब पोलन ट्यूब बनने के बाद थोड़ा नीचे आ रहा है. When pollen tube comes down from stigma into the style, क्या ये कह रहा है? When pollen tube comes down from stigma into the style, when pollen tube comes down from stigma into the style, क्या होगा? Into the style, comma, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर्स इनटू द पोलन ट्यूब. मैंने आपको पहले ही बोला, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पोलन ट्यूब की टिप तक जाता है. When pollen tube, shabash, comes down from stigma into the style, vegetative nucleus enters into the pollen tube, followed by generative cell. When pollen tube क्या लिखा आपने? Comes down from stigma into the style, vegetative nucleus enters into the pollen tube, followed by generative cell. मगर क्या हर एक जगह जनरेटिव सेल एंटर करेगी? नहीं. जनरेटिव सेल एंटर करेगी उन एंजियोस्पर्म्स में जहां पोलन ग्रेन रिलीज होगा एट 2 सेल स्टेज. अब अगर मेरे बेटे ये वो पोलन ग्रेन हुआ जो रिलीज होता है 3 सेल स्टेज, तब पोलन वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बाद जनरेटिव सेल नहीं आएगी, डायरेक्ट आएंगे 2 मेल यूनिट्स. ये भी तो लिखना है ना, केस ना बना. इस केस में यजन पोलन ग्रेन रिलीज होगा 2 सेल स्टेज में, तब क्या है वहां वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बाद जनरेटिव सेल इसमें एंट्री करती है. यहां अगर ये 3 सेल स्टेज में रिलीज हुआ होगा, तब वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बाद डायरेक्ट 2 मेल यूनिट्स ट्रांसफर होते हैं, कोई यहां पे जनरेटिव सेल नहीं होता है. तो क्या लिखा आपने नेक्स्ट पॉइंट में? When pollen tube comes down from stigma into the style, vegetative nucleus enters into the pollen tube followed by generative cell. मगर ब्रैकेट में लिखिए वहीं पे followed by 2 male gametes. शाबाश, ब्रैकेट में followed by 2 male gametes. In those angiosperms, किन angiosperms में followed by 2 male gametes? In those angiosperms where pollen grains are raised at 3 cell stage. ब्रैकेट में लिखा followed by 2 male gametes in those angiosperms where pollen grains are released at 3 cell stage. Where pollen grains are released at 3 cell stage. शाबाश, ब्रैकेट क्लोज. चलिए, अब मुझे बोले जनरेटिव सेल जैसी अब पोलन ट्यूब में आएगी, अब ये क्या करती है? It will immediately get converted into 2 male gametes. Next point, generative cell divides mitotically. Generative cell divides माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है. जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल यूनिट्स. ख्याल रखना, एंजियोस्पर्म्स के एंड में जो मेल यूनिट्स बनते हैं हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं. जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल यूनिट्स. अब अगर आप उन एंजियोस्पर्म्स की बात करोगे जिनमें पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में होगा, वहां पे आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई जनरेटिव सेल नहीं है, वहां डायरेक्ट ट्रांसफर होता है क्या? 2 मेल यूनिट्स. शाबाश, क्या लिखा आपने? जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल यूनिट्स. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक. ये भी आपको पता है, कीमोट्रॉपिक. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक. दैट मींस कुछ केमिकल्स के पीछे, जैसे बोरान होगा, जैसे कैल्शियम होगा, जैसे ट्राइफीन्स होंगे, ये तमाम केमिकल्स आपको बेटे पता है, दे आर रिलीज्ड बाय व्हाट? सिनर्जिड्स. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक. दैट इज shabash, that is driven by DRIVEN. Growth of pollen tube is chemotropic, that is driven by certain chemicals like boron, calcium and star. Growth of pollen tube is chemotropic, that is driven by certain chemicals like boron, calcium and star, released by synergid. Released by synergids. Growth of pollen tube is chemotropic, that's driven by certain chemicals like boron, calcium and star, released by synergids. और मेरे बेटे याद रखना, पोलन ट्यूब बनाने के लिए बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. Best temperature required for the growth of pollen tube is 20 to 30 degree centigrade. शाबाश. Best temperature required for the growth of pollen tube is 20 to 30 degree centigrade. Next, modified tip of pollen tube. Modified tip of pollen tube, that is cap block. Modified tip of pollen tube, that is cap block. Modified tip of pollen tube, that is cap block, possesses the hydrolytic enzymes.
possesses the hydrolytic enzymes. आपको पता है कौन कौन से एंजाइम, सेलुलोसेस, पेक्टिनेसेस, क्यूटिनेसेस. Modified tip of pollen tube, that is cap block, possesses hydrolytic enzymes and thus helps to make way. तभी तो ये रास्ता बनाने के काम आता है. Thus helps to make way for pollen tube, and thus helps to make way for pollen tube through stigma and style. Thus helps to make way for pollen tube through stigma and styles. Thus helps to make way. Thus helps to make way for pollen tube through stigma and style. इसके अलावा मैंने आपको कहा, अगर डाइकॉट का स्टाइल आप देखोगे ये सॉलिड है, तो यहाँ पे कैप ब्लॉक को ज्यादा काम करके इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू निकलना है. मोनोकॉट्स और फैबेसी में ये आसान है क्योंकि वहां पे स्टाइल होता है क्या, फैबेसी में सेमी सॉलिड और मोनोकॉट्स में होलो होता है. इन डाइकॉट्स स्टाइल कैनल इज सॉलिड. इन डाइकॉट्स स्टाइल कैनल इज सॉलिड. In dicots, style canal is solid and thus pollen tube travels through intercellular spaces. In dicots, आपने लिखा style canal is solid and thus pollen tube travels through intercellular spaces. In monocots, stylar canal is hollow. In monocots, stylar canal is hollow and in Fabaceae, it is semi-solid. In Fabaceae it is semi-solid. In monocots, stylar canal is hollow and in Fabaceae it is semi-solid. Thus it is relatively easier. इसलिए इन दो में pollen tube को चलने में आसानी होगी. And thus it is relatively easier for pollen tube to travel. Through the styles of these two. And thus it is relatively easier for pollen tube to travel through the styles of these two. Next point. Entry of pollen tube into the ovule. Ovule को underline करना. मैंने embryo sac नहीं बोला, मैंने बोला ovule. Entry of pollen tube into the ovule. Entry of pollen tube into the ovule can be through either of the three pathways. Number one, porogamy. Number A आप लिखेंगे porogamy और porogamy में एक लाइन. Entry of pollen tube into the ovule can be through either of the three pathways. Number A, porogamy. इसमें लाइन आप एक एरो डाल के लिखेंगे एक लाइन. Entry of pollen tube into the ovule through micropyle. Entry of pollen tube into the ovule through micropyle. For example, most of angiosperms, ज्यादातर angiosperms यही रास्ता फॉलो करते हैं. Entry of pollen tube into the ovule can be through either of the three pathways. Number A, porogamy, arrow डाल के लिखा. Entry of pollen tube into the ovule through micropyle. For example, most of angiosperms. Number B, clazogamy. Clazogamy में लिखिए आप एक लाइन. Entry of pollen tube into the ovule. शाबाश. Entry of pollen tube into the ovule through claza. For example, Juglanus, जिसको वॉलनट ट्री भी बोलते हो, या बेट्यूला. ये कुछ पुराने एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, जैसे जुगलानस, बेट्यूला. Entry of pollen tube into the ovule through claza. For example, Juglanus, betulla. Number C is mesogamy. शाबाश. इसमें देखो, entry of pollen tube into the ovule. Through integuments. इसमें लिखेंगे आप एग्जाम्पल पोपोलस, कुकर बेटा. Entry of pollen tube into the ovule through integument. For example, populus, cucurbita. आखिरी पॉइंट. हाँ, एक और चीज, पोरोगेमी हो गया अलग,
जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगा माइक्रोपाइल के थ्रू, उसको हम पोरोगेमी बोलते हैं ना। अब अगर ये माइक्रोपाइल के थ्रू नहीं करेगा, फिर चाहे क्लाजा के थ्रू करे या इंडिगमेंट के थ्रू करे, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं एपोरोगेमी। एपोरो मींस पोर के थ्रू नहीं, माइक्रोपाइल के थ्रू नहीं। जब माइक्रोपाइल के थ्रू नहीं होगा, ये फिर क्लाजा के थ्रू हो सकता है, इंडिगमेंट के थ्रू हो सकता है। इसलिए क्लाजोगेमी प्लस मीजोगेमी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स एपोरोगेमी। पोरोगेमी हो गया जब ये एंटर करेगा थ्रू माइक्रोपाइल। अब अगर माइक्रोपाइल के थ्रू नहीं होगा, फिर चाहे इंटिगमेंट हो, फिर चाहे क्लाजा हो, द कंडीशन इज नोन एज एपोरोगेमी। ये भी अपनी चीज में पॉइंट लिखिए। अब आखिरी पॉइंट, डेस्पाइट ऑल द थ्री पाथवेज, डेस्पाइट ऑल द थ्री पाथवेज, हमें अब लिखना क्या है, ओव्यूल में इसके थ्रू भी जा सकता है, इसके और इसके, मगर जब एम्ब्रियो साइट में जाना होगा रास्ता एक ही है। और कौन सा रास्ता है, जिस साइड से एग apparatus प्रेजेंट होगा। Despite all the three pathways, entry of pollen tube into the embryo sac. Despite all the three pathways, entry of pollen tube, shabash. Despite all the three pathways, entry of pollen tube into the embryo sac. Embryo sac को underline करो. Into the embryo sac is through micropyle. Is through micropyle. Despite all the three pathways, entry of pollen tube into the embryo sac is through micropyle. और अगर माइक्रोपाइल नहीं लिखोगे फिर क्या लिखोगे, और द एंड हैविंग एग apparatus, उसी साइड से होगा जिस साइड से प्रेजेंट क्या होता है, एग apparatus। और हमें पता है 99% जो स्पर्म्स में ये माइक्रोपाइल होता है, उसी साइड जिस साइड एग apparatus प्रेजेंट होगा। Despite all the three pathways, shabash, the entry of pollen tube into the embryo sac is through micropyle or the end having egg apparatus। अब बेटा ये तो हमने बोला, अब हमने अल्टीमेटली इस साइड के थ्रू एंट्री की किसमें, एम्ब्रियो सैक में। अब आगे क्या होगा वो मैं इस टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा, वो हमारा अगला टॉपिक होगा, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला पॉलिनेशन से लेके पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक में एंटर करना, यही होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और इसके साथ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन खत्म।